कैंसर, कभी ये नाम सुना तो आपके ज़हन में हमेशा एक ऐसी भयावह बीमारी आती है जो कुछ नहीं हो, लेकिन अपने परिवार के एक सदस्य को, आपके परिवार के जिस सदस्य को भी बीमारी है उसको अपने साथ लेके जाती है, लील जाती है। वक्त बदला, तमाम तरह की चिकित्सा पद्धति बदली हैं, नई नई तकनीकें आई हैं, लेकिन कैंसर आज भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें जान का खतरा तो है ही, अब नए नए तरीके के कैंसर भी देखने को मिलते हैं। और ख़ासतौर पे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी कई तरह के कैंसर हैं, वो किस तरह काम करते हैं और उनसे किस तरह बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हैं कनिका सूद शर्मा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करें मैम, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उनकी वजह से जो जिस तरह का कैंसर होता है, तो सबसे पहले तो यही बताइएगा, क्या ये एक मिथ है या वाकई ऐसा होता है कि उनका लंबे वक्त तक कोई भी गर्भ निरोधक दवाएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बन सकता है? ये कोई नया स्टडी नहीं है, ये बहुत वर्षों से इस बारे में जानकारी है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, स्पेशली जो ट्राइफेजिक पिल्स होती हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर फेज में एक अलग तरह की टैबलेट जो दी जाती है, उसकी स्ट्रॉन्ग लिंकेज ब्रेस्ट कैंसर के प्रति नोटेड है। ये काफी वर्षों से ये जानकारी है और इसे हमारे मेडिकल साइंस ने काफी पुख्ता तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की है बहुत सारी स्टडीज में, जिसमें लाखों महिलाओं पर ये देखा गया है कि क्या उनका रिस्क बढ़ता है इन दवाओं को लेने से। तो इसमें पाया गया है कि जो महिलाएं बहुत लंबे समय तक इन गर्भ निरोधक दवाइयों का, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करती हैं, उनमें 20 से कुछ केसेस में 28-30% रिस्क बढ़ जाता है स्तन कैंसर। बट इम्पॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि क्या सभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये करती हैं या कुछ ऐसी हैं स्पेसिफिक। तो इसमें ये पाया गया है कि वो जो ट्राइफेजिक जो पहले दी जाती थी, आपने सुना होगा माला डी माला एन आती थी किसी जमाने में, बहुत ज्यादा यूज होती थी, उनमें ट्राइफेजिक कंपोनेंट होने की वजह से ये रिस्क ज्यादा था। बट जो अब आजकल जो नॉन स्टेरॉइडल करंटली यूज हो रही हैं उनमें ये क्षमता कम है। सो रिस्क क्यों है ओसीपी से? ओसीपीज में डाला क्या गया है, उसमें सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन रिलेटेड बीमारी है, तो जब शरीर में हार्मोन का संतुलन सही नहीं है या एक्सेसिव हार्मोन बन रहा है किसी कारणवश, तो कैंसर होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। नॉर्मली भी जब हम देखते हैं किसी महिला में मोटापा है, ट्रंकल ओबेसिटी है, बॉडी में पेरिफेरल फैट कन्वर्जन ज्यादा, उसमें ज्यादा हार्मोन सिंथेसिस हो रहा है, वो भी अपने में रिस्क फैक्टर है। तो सिमिलरली जब आप एक्स्ट्रा हार्मोन बॉडी में डाल रहे हैं कहीं से, तो वो आप उस पर्टिकुलर कैंसर का रिस्क बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर मेनली मुख्य पाया गया है। और ये भी एक स्टडीज में पाया गया है कि 15 वर्ष से अधिक जिन्होंने लिया उनमें रिस्क ज्यादा होता है, बजाय कि केवल जिन्होंने 4-5 वर्ष तक इस तरह के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया है। तो खतरा कम है मैम, या फिर ऐसा है कि खतरा है ही इन दवाओं को अगर लिया जाए तो? जी, कुछ कैंसर्स में सुरक्षा भी देती हैं, ऐसा नहीं है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हर कैंसर को बढ़ावा देती हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको आप हार्मोन से सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि यूट्राइन कैंसर, जिनको हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। तो एंडोमेट्रियल कैंसर में इट इज द अदर वे। जो चीज ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा दे रही है, एंडोमेट्रियल कैंसर में पाया गया है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से वहां पे थोड़ा सुरक्षा मिली है इन कैंसर्स के प्रति। तो ऑल्दो हम इसे यूज नहीं करते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर, सो हार्मोन्स का बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म है अलग अलग कैंसर्स के लिए। कुछ के लिए सुरक्षा दे रहे हैं, कुछ के लिए आपको ज्यादा रिस्क की तरफ ज्यादा एनालिसिस पाया गया कि रिस्क बढ़ रहा है। तो जो आपने बताया कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि इस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर तो फिर भी अवेयरनेस है, बताया जाता है कि आप इतने इतने वक्त में अपनी जांच करा लें, मैमोग्राफी करा लें, या जो भी इसके लिए उपाय हो सकते हैं बताए जाते हैं। लेकिन और जो आप बाकी तरह के कैंसर कह रही हैं, उसके क्या हमें लक्षण पहले पता चल सकते हैं, या फिर उसके लिए खुद ही जाकर जाँच करानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है? कौन सी वो शुरुआत हो सकती है जिससे आपको पता चल सकता है? तो जो दूसरा कैंसर जो रिस्क बढ़ रही है ओसीपीज पे, वो सर्वाइकल कैंसर का माइनर रिस्क बताया गया है। सो उसमें जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो कि कारक है इस कैंसर को करने का, उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है इन पीपल हु हैव लॉन्ग टर्म ओसीपीज। सो उसके प्रति भी हमारे पास एक बहुत पुख्ता स्क्रीनिंग मेथड है। सर्वाइकल कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर के प्रति स्क्रीनिंग है, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के प्रति भी स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं पैप स्मीयर।
तो जो भी महिला विवाहित है, सेक्सुअली एक्टिव है, उसको एटलीस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट से एटलीस्ट 3 इयर्स पे अपना सबसे पहला पैप्समियर का जांच कर लेना चाहिए। पैप्समियर की जांच में जो बच्चेदानी के मुंह के आसपास जो लिक्विड होता है उसको कलेक्ट करते हैं हम किसी स्पैटुला या ब्रश के द्वारा, और माइक्रोस्कोप के नीचे उन सेल्स को एनालाइज करते हैं कि कहीं कैंसर बन तो नहीं रहा। जो पैप्समियर टेस्ट है इसमें कैंसर बनने से पहले ही हम 8-9 साल पहले ही पता लगा सकते हैं कि सेल्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और उसको उसी समय पर ट्रीट किया जा सकता है। तो कैंसर ना बनने से पहले की स्टेज में भी पैप्समियर पकड़ सकता है। तो पैप्समियर की जो फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि हर 3 साल में होना चाहिए 65 वर्ष की उम्र तक। कभी कभी इस टेस्ट के साथ हम एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा, उसका डीएनए टेस्ट भी करते हैं। अगर ये टेस्ट भी साथ में किया गया है तो इस पैप्समियर की जांच को आप 5-5 साल पे करा सकते हैं। तो ये 2 टेस्ट, मैमोग्राफी और पैप्समियर, हर महिला को रेगुलर इंटरवल्स पे कराना चाहिए। तो मैम, जैसे आपने बताया कि एक लंबे वक्त तक जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो क्योंकि कोई और विकल्प पता नहीं होता था, या गांव देहात की महिलाएं होती थी, या किसी वजह से एक जो पारंपरिक तरीका माना जाता था वो इस तरह की गर्भ निरोधक दवाएं जो हैं वो ले लेते थे। आज की तारीख में क्या कोई ऐसी स्टडी है, या आपके पास जो केसेस आ रहे हैं, या आप लोग कुछ अनुमान लगाते हैं? क्योंकि अगर सेक्सुअली एक्टिव लोग पहले से हो गए हैं, शादी का वक्त बहुत देर बाद हो रहा है, आजकल देर से शादियां होती हैं, तो किसी और ऐसे समाधान, किसी और चीज़ के बजाय अगर लड़कियां पिल ले लेती हैं तो किस तरह का खतरा है, या उसके लिए आप और क्या विकल्प बताते हैं? आई थिंक जो चीज मैंने पहले कही कि कौन से ओसीपी सेफ हैं, ये जानकारी होना जरूरी है। तो जिन ओसीपी से कैंसर का खतरा बढ़ रहा था वो ट्राइफेजिक, जो कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशंस थे स्टेरॉइडल वाले, उनसे था। अभी आजकल डिपॉट प्रेपरेशन जिसमें सिर्फ केवल प्रोजेस्टेरॉन डिपॉट प्रेपरेशंस आती हैं, तो और ऑल्टरनेटिव्स हैं ओसीपीज में, और करंट जनरेशन ओसीपीज सेफर हैं। जिन ओसीपीज की हम बात कर रहे हैं वो ज्यादातर हमारी मदर्स, हमारी आंट्स ने कंज्यूम की होंगी 10-15 साल तक। जो करंट जनरेशन है, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग न्यू, ये ओसीपीज की जानकारी लगभग 3 दशक पहले से ही आनी शुरू हो गई थी। तो ऑलरेडी ओसीपीज में इस चीज को अकाउंट फॉर करते हुए करंट जनरेशन ओसीपीज सेफर वर्जन आ चुकी हैं। तो इससे अलार्म नहीं होना है। आई थिंक वो एकदम से अलार्म का जो माहौल बन जाता है कुछ नया आने की वजह से, तो उससे आपने पैनिक नहीं करना है। ये नहीं कि जो महिलाएं ओसीपीज ले रही हैं वो सडनली मतलब उस गिल्ट में चली जाएं, या उस चीज को लेके हाइपर होके अननेसेसरी ओवर टेस्टिंग अपनी कराएं, ऐसा भी नहीं करना है। आजकल गायनेकोलॉजिस्ट इस फैक्ट को कंसिडर करते हुए ही आपको रिकमेंड करते हैं। तो इसीलिए कोई भी पिल अगर आप लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श से लें, आप खुद से नहीं लें। कोई नई चीज़ नहीं है मैम, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में एक वक्त पर लोगों को जानकारी शायद फिर से दरकार होती है कि दे दी जानी चाहिए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, या फिर अगली जनरेशन के लिए हमें उस जानकारी को मुहैया कराना होता है। लेकिन क्या इन दवाइयों से किसी और तरह का असर पड़ता है? क्या प्रजनन क्षमता में किसी तरह का असर पड़ता है, या मूड स्विंग? क्योंकि ये जो हार्मोनल दवाइयाँ होती हैं इनका सीधे सीधे असर, और ख़ासतौर पे अगर उम्र के एक वक्त मतलब 40 के बाद की महिलाएं लेती हैं, तो उनके दिमाग पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उन पर असर पड़ता है। तो यंग जनरेशन जब लेती है तो क्या उनकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है, या और किसी तरह का मानसिक या उनकी सेहत पर असर पड़ेगा? देखिए, आप शरीर में कुछ भी अगर एक्सोजेनस दे रहे हैं, जो आपके शरीर में आप एक्स्ट्रा चीज ले रहे हैं, तो इफेक्ट तो आता है। ज्यादातर हार्मोनल मैनिपुलेशन में आप देखिएगा मेटाबॉलिक चेंजेस, वेट गेन होने की टेंडेंसी, शरीर में जिसको कह सकते हैं ब्लोटेड फीलिंग की सेंसेशन आना, और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे सॉल्ट रिटेंशन, पफिनेस, ये सब चीजें कुछ कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो टैबलेट आप चुनते हैं वो स्वयं नहीं चूज करनी है, वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से डॉक्टर आपको रिकमेंड करें कि कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके लिए अच्छा है। बिकॉज देखिए, ओसीपीज के अलावा भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बैरियर मेथड्स हैं, कॉपर टी है। तो बजाय कि सेल्फ मेडिकेशन के आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसिडर करें। वो आपको डेफिनेटली आपकी फैमिली हिस्ट्री लेंगी, परिवार में किसी को कैंसर हुआ था, अगर उनको लगता है कि आपके अंदर अनुवांशिकता के वजह से भी रिस्क ज्यादा है, तो वो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप हार्मोन लें। ऑल्टरनेटिव मेथड्स में
जैसे कि आईयूडी बताया मैंने आपको, या जो है स्पेसिंग या बैरियर मेथड्स, ऑल्टरनेटिव मेथड्स के लिए आपको इंकरेज करेंगे। तो खासकर आई थिंक बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा सेल्फ रीड और सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जा चुके हैं। उनको लगता है सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, पढ़ के हम खुद ही कर लेंगे। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड, बिकॉज मेडिकली वो इंफॉर्मेशन नहीं पूरी हो सकती है कहीं पे भी। जो एक मेडिकल नॉलेज और होती है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होती है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो आप इंटरनेट नॉलेज से। तो ऑलवेज कंसिडर वन कंसल्टेशन विद अ गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आपको सही गाइडेंस देंगे। तो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन आई थिंक शुड बी वन मैसेज विच स्ट्रांगली शुड गो टू द कम्युनिटी, की नहीं करना चाहिए। आप किस तरह की सलाह देती हैं और कितना इस्तेमाल कर लेना चाहिए जो सेफ़ है? क्योंकि ख़तरा तो कहीं भी, आपने बताया कि बाहर से जो भी आपके शरीर में असर जा रहा है तो उससे कुछ ना कुछ ख़तरा है, अगर कैंसर नहीं तो कुछ और भी है। आप क्या रिकमेंड करेंगी लड़कियों के लिए कि वो कितने वक्त में या इमरजेंसी के तौर पर ले सकें, या फिर इसको कितने वक्त में लेना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? इमरजेंसी तो द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स जो आती है, वंस इन अ वाइल अगर आप ले लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ कंजम्पशन। अगर आप 1 दशक से अधिक ले रहे हैं तो रिस्क बढ़ रहा है। अगर आपने साल 2 साल लिया है या बहुत लंबी ड्यूरेशन तक नहीं लिया है तो उसका नुकसान नहीं है। और दूसरा, जब आप इसको बंद करते हैं, बंद करने के 10 साल बाद आपका रिस्क बिल्कुल बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 40 साल पहले 15 साल खाया था तो अभी भी वो रिस्क उतना ही बना हुआ है। वंस यू लीव द टैबलेट्स, ऑलमोस्ट आफ्टर 10 years आपका रिस्क बिल्कुल नॉर्मल पॉपुलेशन जितना हो जाता है। बहुत से लोग डर की वजह से नहीं लेते हैं, क्या उनके लिए क्या कहेंगे कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही घातक है, या आप एक ही बार ले लेंगे तो सीधे कैंसर का खतरा है? मॉर्निंग आफ्टर पिल जो है वो सिंगल मेडिसिन के प्रति ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उससे कैंसर का रिस्क है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दी। हालांकि ये कोई नई स्टडी नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कैंसर का खतरा हमेशा से इन दवाओं को लेकर बना ही रहता है, लेकिन लंबे वक्त तक अगर आप इसका इस्तेमाल किया जाए तो कहीं जाकर उस तरह की स्टडी आई है हमेशा से सामने कि कैंसर का रूप ले सकती है। लेकिन अगर आप इन दवाओं का इस्तेमाल किसी डॉक्टर की परामर्श से, उनकी सलाह से लेते हैं तो ये हमेशा की तरह सेफ हैं, सुरक्षित हैं। धन्यवाद।